सभी का स्वागत है हमारे वीडियो लेक्चर में। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। आज के लेक्चर में हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में फंक्शंस ऑफ बैंक में सिर्फ हम लोगों ने प्राइमरी फंक्शंस को पढ़ा था, और प्राइमरी फंक्शंस में से भी एक फंक्शंस जो बाकी था हमारा, दैट इज क्रेडिट क्रिएशन। उसके ऊपर अभी नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे रेडी होगी आपके लिए। और आज हम लोग पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक का ही नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है, दैट इज सेकेंडरी फंक्शंस। ऐसे दूसरे कौन से काम है, ऐसे कौन से सेकेंडरी फंक्शंस है, कौन से एक्टिविटीज है, कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करती है कमर्शियल बैंक, वो आज हम लोगों को इस वीडियो लेक्चर में देखना है। सो यू नो कि सेकेंडरी फंक्शंस इज पर्टिकुलरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, that is agency and utility services, and second one is facilities as per changing times। ठीक है, सो यहाँ पे मैं रीड करती हूँ आपके बुक का, टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4 एंड पेज नंबर 38। ठीक है, सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विसेज। अ बैंक provides various utility and agent banking facility to its customer। काफ़ी तरीक़ों की यूटिलिटी सर्विसेज, एजेंसी रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अ बैंक कैन एक्ट एज अ मीडिएटिंग एजेंट बाय प्रोवाइडिंग अ लेटर ऑफ क्रेडिट टू द एक्सपोर्टर ऑन बिहाफ ऑफ इम्पोर्टर। सो यहाँ पे सबसे पहले चीज़ समझते हैं हम लोग, सबसे पहले चीज़ आती है दैट इज लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट एक ऐसा लेटर है जो कमर्शियल बैंक क्रिएट करती है, बैंक इशू करती है इन बिहाफ ऑफ इंपोर्टर टू द एक्सपोर्टर। ठीक है, ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्या शो करता है, क्यों एक्सपोर्टर को इशू करती है? तो यहाँ पे ये लेटर ऑफ क्रेडिट फिनेंशियल कंडीशन कि भाई इंपोर्टर एक्सपोर्टर का पैसा नहीं खाएगा, वो शो करता है। सो हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, ए इज अ पर्सन हु इंपोर्ट्स गुड्स फ्रॉम जर्मनी। ठीक है, सो बी इज अ पर्सन, वो क्या है, एक्सपोर्टर है। ठीक है, जिससे खरीदिए, ये कहाँ रहता है, जर्मनी में रहता है। ठीक है, एंड फॉर एग्जाम्पल आई एम अ इम्पोर्टर, ओके, आई एम अ ए पर्सन, मुझे गुड्स चाहिए जर्मनी से। सो जो एक्सपोर्टर है, जो मुझे प्रोवाइड करेगा गुड्स, तो क्या मुझे ऐसे ही प्रोवाइड कर देगा गुड्स? ऑफ कोर्स नहीं। यहाँ पे चीज़ आती है कि एक्सपोर्टर सबसे पहले तो ये चीज़ देखेगा कि मुझे गुड्स कब इशू करेगा, जब मैं उसको पैसा दे सकूंगी। तो वो कंडीशन तो देखेगा कि भाई मैं तो गुड्स उससे मांग रही हूँ, मुझे तो गुड्स की ज़रूरत है, लेकिन क्या मैं एबल हूँ कि उसको पे कर सकूँ, या मेरी फिनेंशियल साउंडनेस, मेरी फिनेंशियल कंडीशन अच्छी है। समझे? तो एक्सपोर्टर को क्या चाहिए होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट, जो कि इशू करता है, मेरी बैंक इशू करेगी एक्सपोर्टर की बैंक को, जिससे ये साबित हो जाएगा कि मैं एक्सपोर्टर का पैसा नहीं खाऊंगी। क्या होगा साबित यहाँ पे? बैंक मेरी तरफ से एक अश्योरिटी लेता है, एक गारंटी लेता है और इशू करता है लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सपोर्टर को, ताकि एक्सपोर्टर अश्योर हो जाए कि जो वो गुड सप्लाई करेगा, मुझे उसका पैसा मैं टाइम टू टाइम उसको लौटाऊंगी और उसका पैसा कहीं पर भी नहीं जाएगा, उसको पैसा मिल जाएगा। सो ये इशू करती है बैंक, इंपोर्टर की बैंक इशू करती है एक्सपोर्टर की बैंक को। ठीक है, क्या इशू करती है? लेटर ऑफ क्रेडिट, जिससे पता चलता है कि इंपोर्टर, जैसे मैं हूँ, मैं फिनेंशियली गुड हूँ, मेरी फिनेंशियल साउंडनेस अच्छी है कि नहीं है, मैं एक्सपोर्टर का पैसा खाऊंगी नहीं, मैं उसको समय पर लौटाऊंगी, तो बैंक मेरी तरफ से गारंटी लेती है। ठीक है, सो दैट इज एक्चुअली लेटर ऑफ क्रेडिट इशू बाय इंपोर्टर्स बैंक टू दी एक्सपोर्टर्स बैंक। ओके, सेकेंड चीज आ जाती
है कि ऐसी दूसरी कौन सी सर्विसेज है जो बैंक प्रोवाइड करती है। सो दूसरी सर्विसेज यहाँ पे दी है कि बैंक ऑल्सो प्रोवाइड्स अंडरराइटर सर्विसेज टू दी वेरियस बिजनेसेस। यहाँ पे क्या आ जाता है, बैंक अंडरराइटर सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। अंडरराइटर सर्विसेज को समझने के लिए हम लोगों को मैं एग्जांपल लेना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल कोई भी न्यू कंपनी है, ठीक है, न्यू कंपनी को पैसा चाहिए मार्केट से, तो वो शेयर इशू करती है मार्केट में जनरल पब्लिक को। तो न्यू कंपनी का शेयर कोई भी जनरल पब्लिक क्यों खरीदे, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है। इस वजह से न्यू कंपनी अपनी एडवर्टीजमेंट करने के लिए उसको जो पैसा चाहिए, उसको जो फाइनेंस चाहिए, तो यहाँ पे वो ब्रोकर्स और बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन सबके साथ क्या करती है, एक एग्रीमेंट साइन करती है कि भाई इन कंपनी को फाइनेंस भी मिल जाए, कंपनी को पैसा भी मिल जाए, जिससे वो स्टार्ट हो सके। तो यहाँ पे बैंक भी वो कंपनी को पैसा प्रोवाइड करती है, इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, अंडरराइटर एग्रीमेंट बोला जाता है उसको। और ये कंपनी जब एस्टैब्लिश हो रही होती है, जब स्टार्ट हो रही होती है, उससे पहले के ये एग्रीमेंट्स होते हैं बैंक्स के साथ कि बैंक उनको फाइनेंस प्रोवाइड करेगी। फाइनेंस कैसे प्रोवाइड करेगी, बैंक शेयर्स खरीदेगी। क्या खरीदेगी, शेयर्स खरीदेगी उस कंपनी के, और वो शेयर खरीदने के ऊपर बैंक को क्या मिला जाएगा, बैंक को मिला जाएगा कमीशन, जिसको बोला जाता है अंडरराइटर कमीशन। इसी चीज को, पूरे अंडरराइटर सर्विसेज को आपको अकाउंटिंग एंगल से भी समझाया गया है। आपके सिंपली आप सीखोगे फर्स्ट ईयर के अंदर ही कॉलेज में पूरा अंडरराइटर कमीशन कि क्या होता है, किस तरीके से। तो मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं कि अगर बैंक शेयर्स परचेज करती है ना, तो उसको 5% अंडरराइटर कमीशन मिली जाती है। अगर वो डिबेंचर्स परचेज करती है तो उसको मिला जाता है 2.5%, 2.5% जितना उसको कमीशन मिला जाता है ये परचेज करने पे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार बैंक क्यों परचेज करे नई कंपनी का, जब जनरल पब्लिक परचेज नहीं कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंक सब कुछ एनालिसिस करती है, क्योंकि उसको भी क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ कमर्शियल बैंक, वो भी तो इनकम कमाना चाहेगी। तो इस वजह से वो न्यूली कंपनीज को फाइनेंस भी प्रोवाइड करती है इन अ वे ऑफ परचेजिंग द शेयर्स, ठीक है। सो उनके बीच में क्या होता है, एक एग्रीमेंट रहता है पर्टिकुलर कि भाई एक्चुअली इसमें कंपनीज एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि अगर 100% जो कैपिटल है उसमें से 90% जितना कैपिटल जो है वो कंपनी के पास आना चाहिए, 90% पैसा आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 100 करोड़ है तो उसमें से 90 करोड़ कंपनी के पास पैसा आना चाहिए, तो कंपनी एस्टेब्लिश हो सकती है। ये लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं 90% को हम लोग बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जो जो चीज़ें नई नई बताती जा रही हूँ मैं, आप वो प्लीज़ अपने बुक में नोट डाउन करते जाना। ये 90% को हम लोग बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होता है, अगर मिनिमम पैसा नहीं होता है, तो कोई भी कंपनी एस्टेब्लिश नहीं हो सकती है एज पर कंपनीज एक्ट, ठीक है। सो ये जो चीज़ है अंडरराइटर जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है बैंक, जिसको हम लोग बोल रहे हैं अंडरराइटर फैसिलिटीज भी, अंडरराइटर सर्विसेज भी, ठीक है, बाय परचेजिंग द शेयर्स ऑफ द न्यूली बेस्ड कंपनीज। सो ये वेरियस बिजनेसेस को ये वाले टाइप की सर्विसेज भी बैंक प्रोवाइड करती है, जिसके ऊपर बैंक को मिलता है कमीशन। ये जो मैंने लिखा है दैट इज अंडरराइटर कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट चीज आ जाती है कि बैंक ऑल्सो प्रोवाइड फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर बाय पेइंग टैक्स चालान्स। यस, सो बैंक एक और सर्विस प्रोवाइड करती है कि भाई कोई भी टैक्स चालान्स वगैरह पे करने होते हैं, इनकम टैक्स वगैरह पे करनी होती है, तो वो हम लोग बैंक में जाकर भी, बैंक के थ्रू भी वो चीज़ पे कर सकते हैं। फिर आ जाती है बैंक ऑल्सो प्रोवाइड सेफ डिपॉजिट वॉल्ट्स। क्या प्रोवाइड करती है, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट्स। सेफ डिपॉजिट वॉल्ट्स को मैं बोलती हूँ लॉकर फैसिलिटी भी। क्या बोला जाता है इसको, लॉकर फैसिलिटी। यू नो कि काफ़ी फैमिलीज वगैरह
बैंक में लॉकर लेती है, आप सुनते होंगे, और उसका वो लॉकर का वो रेंट पे करती है एज अ चार्ज फॉर दैट लॉकर, जिसमें वो अपने गोल्ड, अपनी ज्वेलरी वगैरह या प्रॉपर्टी के पेपर्स या शेयर पेपर्स वगैरह, आजकल तो शेयर पेपर्स नहीं आते हैं, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो गई है, वो भी हम लोग अभी इसी वीडियो लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, जिसको बोला हुआ है डीमेट, अपना डीमेट पढ़ते हैं, अपने डीमेट अकाउंट में रखा जाता है। तो जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं और वो सब कुछ हम लोग रखते हैं लॉकर में, जिसको बोलते हैं सेफ डिपॉजिट वॉल्ट, और उसको हम लोग उसके बदले बैंक चार्ज करती है रेंट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बैंक ऑल्सो प्रोवाइड सेफ डिपॉजिट वॉल्ट्स ऑन रेंट भी दिया जाता है टू इट्स कस्टमर्स, wherein they can safely store their precious jewelry and documents. Okay, simple. नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, बैंक प्रोवाइड्स माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटीज, छोटी मोटी जो फाइनेंस फैसिलिटीज होती है स्मॉल बिजनेस हाउसेस को, वैसी फैसिलिटीज भी बैंक प्रोवाइड करती है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली बड़ी इंडस्ट्री को जो भी इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए छोटे, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ से मिलते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से ही मिलते हैं, स्मॉल बिजनेस हाउसेस से ही मिलते हैं। तो हम लोगों को वो स्मॉल बिजनेस हाउसेस को भी फाइनेंस अगर प्रोवाइड करना है तो बैंक उनको प्रोवाइड करती है। इसके लिए अभी स्पेशल बैंक एस्टेब्लिश की हुई है, जिसको बोला जाता है सिडबी। क्या बोला जाता है, सिडबी, SIDBI। मैं तो लिख देती हूँ, दैट कैन बी कॉल्ड एज अ सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, पर्टिकुलर स्पेशली फॉर स्मॉल स्केल जो फैक्ट्रीज होती है, जो बिजनेसेस होते हैं, उसके लिए फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए ये बैंक एस्टेब्लिश हुई है, सिडबी। आप जान सकते हो इसके बारे में डिटेल नॉलेज सिडबी के रिलेटेड। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, व्हेन सम पेमेंट्स आर टू बी मेड विद फुल प्रूफ सिक्योरिटी, बैंक ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज टू द पेयर बाय इशूइंग ड्राफ्ट और अ पे ऑर्डर। सो यहाँ पे चीज आ जाती है एक और, मैं लिख सकती हूँ ड्राफ्ट के बैंक हम लोगों को एक ड्राफ्ट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है। से फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अपना ही एग्जांपल आपको बताऊँ तो मैं लंदन से मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोर्स कर रही थी, ठीक है। सो मैं चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इट्स UK बेस्ड इंस्टीट्यूट, सो जहाँ से मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोर्स कर रही थी, तो वहाँ पर से फॉर एग्जांपल मुझे फीस पे करनी होती थी पाउंड में, ठीक है। अब जो पाउंड में मुझे फीस पे करनी है तो मैं उसमें कैसे फीस पे करूँ, तो बैंक एक सर्विस प्रोवाइड करती है फुल सिक्योरिटी के साथ, दैट कैन बी कॉल्ड एज अ ड्राफ्ट, कि मुझे अगर जो भी पैसा वहाँ पर पहुँचाना है तो मैं क्या करूँगी, से फॉर एग्जांपल जो भी एक्सचेंज रेट चल रहा होगा उस एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग जो मेरा फीस बनता होगा, फॉर एग्जांपल पहले मैंने आई थिंक बढ़ा था 96 पाउंड्स जितना, तो उस टाइम पे वो 12,000 जितना था, तो वो 12,000 का मुझे कैसे एग्ज़ाम फ़ी वगैरह भरना रहता था, तो मैंने क्या कर दिया था, बैंक के पास गई थी मैं, और बैंक ने मुझे वो ड्राफ्ट करके दिया था कि हाँ भाई मेरा फुल सिक्योरिटी के साथ वो इंस्टीट्यूट में पैसा पहुंच जाएगा और उनको वही करेंसी में पैसा मिलेगा, और उसके बदले में बैंक ने मेरे अकाउंट से थोड़े बहुत चार्जेस कट किए थे फॉर प्रोवाइडिंग दिस ड्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है। तो ये चीज़ भी बैंक आपको प्रोवाइड करती है, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दैट इज प्रोवाइडिंग वेरियस फैसिलिटी विद चेंजिंग टाइम्स। देखो हर चीज़ चेंजिंग टाइम के साथ बदलते रहना चाहिए, हम लोगों को भी अपडेट करते रहना चाहिए, न्यू वर्जन हमारे एस्टेब्लिश होने चाहिए ऑफ कोर्स। सो बैंक इज ऑल्सो द इवोल्यूशनरी कंसेप्ट, वो भी धीरे धीरे एक्सपांड करती रही अपने बिजनेस को, नई नई एक्टिविटीज़, नई नई फैसिलिटीज़, न्यू सर्विसेज वो प्रोवाइड करती रही है आज के टाइम पर। सो आपको पता है कि इवन ऑल्सो बैंक ऑल्सो प्रोवाइड्स दी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सर्विसेज। देखो यहाँ पे आपके बुक में वही लिखा हुआ है कि बैंकिंग इज एन इवोल्यूशनरी कंसेप्ट, डे बाय डे चेंजेस, विकास होता गया है बैंकिंग का भी। So there is a continuous expansion and diversification of the bank activities, functions, services of the bank, and this is very important, हाँ अंडरलाइन, अगर आप टेक्स्ट बुक रख रहे हो साथ में तो प्लीज इस चीज को अंडरलाइन करना। इन प्रेजेंट टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन अकाउंट ऑफ कस्टमर टू दैट अनदर अकाउंट ऑफ कस्टमर। यहाँ पे चीज क्या बोल रहे हैं कि अगर मुझे किसी भी अकाउंट में ट्रांसफर करना हो पैसा,
तो विदाउट यूजिंग कैश और चेक मैं पैसा ट्रांसफर कर सकती हूँ आज के तारीख में। हाउ? बिकॉज वी हैव टू फैसिलिटीज, यहाँ पे चीज आ जाती है, दैट इज नेफ्ट एंड आरटीजीएस। बिजनेस हाउसेस, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कस्टमर है एक सूरत में, जिससे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ लिया वगैरह, तो मुझे फॉर एग्जांपल उसको कुछ पैसा पे करना है या फिर उसको मुझसे कुछ पैसा चाहिए, तो मुझे अगर कुछ भी ट्रांसफ़र करना हो, मुझे अगर पेमेंट करनी हो, तो मैं नेफ्ट और आरटीजीएस, दीज टू आर बोथ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम, जिससे मैं ट्रांसफ़र कर सकती हूँ पैसा एक जगह से दूसरी जगह, मीन्स एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, मतलब मेरे अकाउंट से सामने वाले के अकाउंट। अब यहाँ पे चीज़ क्या ज़रूरी है कि दोनों के पास आईएफएससी कोड होना चाहिए, और ये आईएफएससी कोड होता है 11 डिजिट का। क्या होता है? 11 डिजिट का कोड होता है, अल्फा न्यूमेरिक कोड, जो दोनों के पास होना चाहिए। और ये आईएफएससी कोड प्रोवाइड करती है अपने को बैंक, ठीक है, चाहे आप एचडीएफसी ले लो, चाहे सिंपल कोई भी बैंक ले लो, यूनियन ले लो, एसबीआई ले लो, सबके आईएफएससी कोड है, और नाउअडेज एवरी बैंक प्रोवाइड दी सर्विसेज। सो आईएफएससी कोड होना चाहिए। और यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होता है नेफ्ट का? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एन फॉर नेशनल, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एफ फॉर फंड एंड टी फॉर ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक सिस्टम हमारा ये नेफ्ट है। लेकिन यहाँ पे चीज एक आ जाती है नेफ्ट और आरटीजीएस में, कि यहाँ पे होता है बैचेस में, जो ट्रांजैक्शन होता है वो कुछ बैच में होता है, कि भाई एक टाइम पर आप इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं, बैचेस में आप अमाउंट ट्रांजैक्शन कर सकते हो, लिमिट रहती है। यहाँ पे भी सेम आईएफएससी कोड चाहिए होता है अपने को, सेम 11 डिजिट का ही होता है। लेकिन आप आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि उसी टाइम पर गया मेरा पैसा। अभी मैंने आईएफएससी कोड यूज किया, सामने वाले के पास भी आईएफएससी कोड है, ठीक है, दोनों के पास। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट, बैंक अकाउंट से सीधा उसके अकाउंट में ऑन द स्पॉट, ऑन रियल टाइम, जो टाइम पर मैंने ट्रांसफर किया उसके अकाउंट में चला गया पैसा, दैट इज आरटीजीएस। लेकिन यहाँ पर नेफ्ट में ऐसा नहीं होता, नेफ्ट में बैचेस में और पैसा जाता है, और यहाँ पे आरटीजीएस में सिंपली क्या होता है, मुझे अगर बल्क अमाउंट ट्रांसफर करना होता है तो मैं इवन इजीली आरटीजीएस के थ्रू कर सकती हूँ। और प्लस आपके दिमाग में ये होगा कि बैंक को क्या फ़ायदा मिलता होगा, तो बैंक यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लेता है दोनों सर्विसेज के, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इट्स शॉर्टली मैं बोलूँ तो इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अब आपका होमवर्क यहाँ पे चीज़ आती है कि यू हैव टू राइट अ शॉर्ट नोट, यू हैव टू राइट शॉर्ट नोट ऑन नेफ्ट एंड आरटीजीएस। ये दोनों चीज़ें आपको नोटबुक में लिखनी है, ठीक है। सो और डिटेलिंग के लिए इसके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि दूसरी कौन सी सर्विसेज है, कौन सा ऐसा स्टेप उठाया हुआ है। सो बोथ दीज आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ कोर बैंकिंग, दैट इज सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। यहाँ पे दिया हुआ है कोर। देखो आप क्या करवाते हो, आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाते हो, से फॉर एग्जांपल एसबीआई मणिनगर ब्रांच में आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाया, ठीक है। तो आपने पर्टिकुलर मणिनगर ब्रांच में नहीं ओपन करवाया अपना अकाउंट, आपने ओपन करवाया एसबीआई बैंक में, क्योंकि जितनी भी ब्रांचेस है एसबीआई की, शाहीबाग है, सीजी रोड है, कालूपुर है, जहाँ पे भी एसबीआई की ब्रांच है, वहाँ पे आप अगर अपना डिपॉजिट करवाते हो तो आपके अकाउंट में इजीली चला जाएगा पैसा। ये आपने चीज़ नोटिस की हो कि आप कहीं पर भी हो, से फॉर एग्जांपल कि मैं सीजी रोड साइड हूँ और मुझे पैसा जमा करवाना है, मेरा यूनियन बैंक में अकाउंट है, ठीक है, तो मैं सीजी रोड वाली ब्रांच में अगर जाऊँगी और मैं अपना अकाउंट में स्लिप भरूँगी सेम एज इट इज़, तो भी मेरे अकाउंट में, मतलब इन शॉर्ट हम लोग किसी ब्रांच में अकाउंट ओपन नहीं करवाते, हम लोग पर्टिकुलर बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं। ये जितनी भी ब्रांचेस है, जैसे यूनियन की जितनी भी ब्रांचेस हो, एसबीआई की जितनी भी ब्रांचेस हो, दे आर इंटरलिंक्ड विद वन सर्वर, एक ही सर्वर के साथ इंटरलिंक्ड होती है। सो ये चीज़ बोला जाता है कि अकाउंट होल्डर कोई पर्टिकुलर ब्रांच में अकाउंट ओपन नहीं करवाता है, अकाउंट होल्डर पर्टिकुलर बैंक में अकाउंट ओपन करवाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, दैट
can be called as a core, that is centralized online real time exchange. ठीक है, so जहाँ पे भी हो, जिधर भी हो, जो भी आपके नियर बाय एरिया में ब्रांच है, आप पैसा जमा करवा दो, आपके अकाउंट में चला जाएगा. ठीक है, so that is सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज. ऐसा नहीं हाँ यूनियन में हो, आप SBI में जमा करवा रहे हो, इट्स नॉट पॉसिबल. पर्टिकुलर आपका जो बैंक अकाउंट है उसी में आप कोई भी ब्रांच आप ले सकते हो. फिर इसके साथ साथ बिसाइड्स कस्टमर्स कैन गेट वेरियस डिटेल्स ऑफ देयर अकाउंट्स एज वेल एज मेक पेमेंट्स. आजकल तो कैसा हो गया है कि आपने यहाँ से पैसा डाला और आपके फ़ोन में मैसेज आ गया कि हाँ भाई इतना इतना अमाउंट आपने जमा करवा दिया, या आपने पैसा निकाला, चेक के थ्रू निकाला या कैश के थ्रू निकाला, पैसा सिंपली आ जाएगा आपके पास ऑन द स्पॉट, विद इन अ मिनट आपने यहाँ से पैसा निकाला और आपके पास मैसेज आया. तो ये सर्विसेज भी तो प्रोवाइड कर रही है आपको बैंक. ठीक है, सो ये फिर चीज़ आ जाती है बाय गुड्स, बुक टिकट्स एक्सेट्रा ऑन देयर कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन थ्रू इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ऐप. मूवी टिकट, मूवी देखनी हो आपको तो भी आप बैंक का ऐप, हर किसी बैंक का, HDFC बैंक को, ICICI बैंक को, यूनियन बैंक को, सबका ऐप है प्ले स्टोर पे. तो वो ऐप से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भर सकते हो, मूवी टिकट परचेस करनी हो मूवी टिकट परचेस कर सकते हो, कुछ भी कोई भी फ़ोन बिल भरना हो फ़ोन बिल भर सकते हो. सो आपको कोई भी ट्रांजेक्शन करना हो तो आप इसके मदद से कर सकते हो. प्लस यहाँ पे चीज़ आ जाती है इंटरनेट बैंकिंग, जैसे ATM हो गया, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, ये सब चीज़ें आ जाती है. प्लस आपके पास मोबाइल बैंकिंग भी है, जिससे आप कहते हो फ़ोन पे, गूगल पे, तो ये सब क्या है, अब बैंक अकाउंट से इंटरलिंक है. पेटीएम वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं सब बैंक अकाउंट से लिंक्ड है. और सारा का सारा कहीं पर भी जाओ, कुछ भी खरीदना हो, मैकडोनल्ड्स जाना हो, कुछ भी शेक मेकर जाना हो, तो हर जगह आप पेटीएम या गूगल पे के थ्रू या ATM आप स्वाइप करवाओ, या कुछ पैंटालून्स जाना हो, वेस्ट साइड जाना हो परचेज करना, ब्रांड फैक्ट्री जाना हो, तो एवरीवेयर यू कैन परचेज विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग. तो आजकल ये बहुत हो चुका है. सो बैंक ऑल्सो प्रोवाइड सेफ डिपॉजिट वॉल्ट्स एंड फैसिलिटीज ऑफ डीमेट अकाउंट. यहाँ पे चीज़ आ जाती है नेक्स्ट 5th वन, दैट इज डीमेट अकाउंट. सो यू नो कि नाउअडेज आप लोगों ने सुना होगा कि अगर आपको शेयर्स परचेज करने हैं तो यू हैव डीमेट अकाउंट इन द बैंक. आपके बैंक में डीमेट अकाउंट आपका होना चाहिए. सो ये सेविंग अकाउंट है, ये सब चीज़ें अलग है, जिसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं. लेकिन डीमेट अकाउंट इज पर्टिकुलर वेयर शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर फॉर्म इन द इलेक्ट्रॉनिक. हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने शेयर्स और डिबेंचर्स को रख सकते हैं डीमेट अकाउंट में. पहले क्या होता था, फिजिकल फॉर्म में होता था, ऐसे इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल ये A4 साइज का पेपर है और सो ऊपर है ना ऐसे रिलायंस कंपनी, फिर पूरा ऐसे लेटर की तरह लिखा रहता था कि भाई फॉर एग्जांपल ये 100 रुपीज़ का शेयर है, फिर यहाँ पे इसका लोगो वगैरह और फिर स्टैम्प और ये सब कुछ इस तरीके से फिजिकल फॉर्म में पहले शेयर्स होते थे. जो जब भी ट्रांसफ़र करना हो, ट्रेडिंग करना हो, शेयर्स को बेचना करना हो तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता था पहले के टाइम पर. अभी क्या कर दिया है, सिंपल, ये शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, जिसको नाम दिया गया है डीमेट अकाउंट. इसका फुल फॉर्म है डीमटीरियलाइज्ड अकाउंट. क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डीमटीरियलाइज्ड. मटीरियल का मतलब होता है फिजिकल फॉर्म, मटीरियलिटी मतलब फिजिकल फॉर्म में होना, और डीमटीरियल मतलब नॉन फिजिकल फॉर्म में होना. ठीक है, सो यहाँ पे आपको नीचे डिफाइन दी हुई है, क्या लिखा हुआ है, दिस इज एन अकाउंट. ध्यान से पढ़ना, आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क के अंदर कि व्हाट इज डीमेट अकाउंट. This is an account where shares and debentures, bonds, etc. मतलब जितने भी टाइप के सिक्योरिटीज है can be held in electronic form which is easier than holding them in physical form. कि ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, बहुत ज़्यादा कन्वर्टेबल. आपको सेल करना हो, सेल कर दो आप अपने डीमेट अकाउंट से, आपसे सिंपली क्या हो जाएगा, वहाँ से हट जाएगा. फिर आप कोई दूसरे शेयर्स परचेस करें, वो एडअप हो जाएंगे पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. आपको फिजिकल फॉर्म में इधर से उधर पेपर, फॉर एग्जांपल कोई भी अगर पेपर लेते हो आप, तो इसको ट्रांसफ़र करवाना, इसको बेचना, किसी और के नाम पर करना, इट्स अ वेरी लेंदी एंड वेरी अनईजी प्रोसीजर, वेरी डिफ़िकल्ट टास्क.
ठीक है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाता था। आजकल के टाइम पर तो विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड ये सब कुछ हो जा रहा है बिकॉज ऑफ इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी एंड पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू ट्रांसफ़र हो चुका है। आप इजीली शेयर्स परचेज सेल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डीमेट अकाउंट। सो आपके डीमेट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके शेयर्स और डिबेंचर्स को रखा जाता है। ओके, सो आपको अगर कभी भी शेयर्स और डिबेंचर्स वगैरह शेयर मार्केट रिलेटेड आपको और कुछ गाइडलाइन लेनी हो, कुछ और अगर आपको इंटरेस्ट हो आपको शेयर्स परचेज करने में, तो आपके बैंक आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, दैट इज डीमेट अकाउंट, आपको ओपन करवाना पड़ता है। ओके, सो दैट्स इट अबाउट दी सेकेंडरी फंक्शंस। अब हमारा ये पार्ट 2 था एक्चुअली फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। पार्ट 3 आएगा, दैट इज द क्रेडिट creation, the number 1 important question of this chapter. So thank you, have a nice day, and please write it down in your notebook. And if you have any query related to any topic, so please you can call me, message me. Okay, so thank you, have a nice day.